नेशनल मेडलिस्ट हूँ मैं। नेशनल में गोल्ड SGFI में गोल्ड है मेरा। नीमच में उसका भारत केसरी का अवार्ड जीता था। हिंद केसरी का, मालवा में मेवाड़ केसरी जो होती है वो फरवरी के महीने में होती है, वो मैंने जीती थी। और मैंने यहाँ राजस्थान केसरी और भारत केसरी में उपविजेता रह चुकी हूँ और यहाँ जिला केसरी भी रह चुकी हूँ। दोस्तों स्वागत है आप सभी का भरतपुर लाइव की विशेष पेशकश सीधी बात में। जो साथी अभी फ्रेम में आप मेरे साथ देख रहे हैं, पेशे से पहलवान है, डील डॉल देके आप समझ ही गए होंगे। नाम है दीक्षा फौजदार। ये डीग तहसील की रहने वाली हैं। अभी तक पूरे भारत की सबसे युवा भारत केसरी हैं। लगातार गोल्ड मेडल जीतने के बाद इन्होंने एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया कि सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम है सबसे कम समय में। तो आज इनसे ही चर्चा करेंगे। ऐसी युवा प्रतिभा सभी के सामने आनी चाहिए। आप सभी का समर्थन इस प्रतिभा को मिलना चाहिए। तो सभी वीडियो पे शेयर बटन जरूर दबाइएगा दीक्षा के लिए। आप जानेंगे हम इनके बारे में कि किस तरह से पहलवानी शुरू की और आगे इनकी क्या योजना है और क्या दीक्षा की भी नज़र है सीधे ओलंपिक पे नीरज चोपड़ा की तरह। तो दीक्षा बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अच्छा, तो ये कितना टाइम से आप कुश्ती खेल रही हो? कितने टाइम से? मुझे 3 साल होने को हैं। 3 साल से? हाँ। तो प्रैक्टिस शुरू कहाँ से की, किस तरह से शुरू हुआ, कि किसने आइडिया दिया कि नहीं बेटा तू तो कुश्ती कर? जी मैंने कोटा से स्टार्ट की है। मेरे कोच रविंद्र कुमार जी हैं और इन्होंने ही मुझे, मेरे भाई जो बड़े हैं उन्होंने मुझे आइडिया दिया था ये इसका कुश्ती का, और जो कोच हैं उन्होंने मेहनत कराई थी और मैंने कोटा से ही स्टार्ट किए। अच्छा, वैसे आम तौर पर जो लड़कियां इस उम्र की देखा जाए तो लड़कियां अलग ही ख्यालों में रहती हैं, सजना संवरना और इस तरह की कोशिशें रहती हैं। मुख्यतः मैं बात कर रहा हूँ, या फिर पढ़ाई लिखाई की तरफ भी लड़कियों का काफ़ी रुझान माना जाता है। आजकल निकल रही हैं, मैं भरतपुर की स्पेसिफिकली क्षेत्र भर की भी बात कर रहा हूँ कि आमतौर पर ऐसा होता है। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, तो कमेंट्स में मुझे घेर मत लीजिएगा। मैं बेसिकली ऐसा मुख्यतः ऐसा होता है। तो ये प्रेरणा किस तरह से भैया को आई? आपको भी ठीक लगा कि नहीं भैया मुझे तो कुश्ती करनी चाहिए, इसमें अपना काम अच्छा बनेगा? ये एक वो होता है, मतलब किसी का मन उसमें होता है, जैसे पढ़ाई में है, किसी का स्पोर्ट्स में होता है। वो जैसे वो होता है ना, एक मतलब ध्यान होता है उनकी जाना, कि किसी का पढ़ाई की तरफ ध्यान जाता है, किसी का सजना संवरने का, किसी का स्पोर्ट्स में जाता है ज़्यादा। और जैसे मेरा है, मेरे कुश्ती में ही जाता है ज़्यादा ध्यान। मेरा स्पोर्ट्स की तरफ था। जब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी तब मैं हैंडबॉल खेला था मैंने, तो शायद भाई को लगा कि शायद मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छी रहूँगी बजाय पढ़ाई के। कोटा में जाने का मेरा मेन कारण भी यही था, पढ़ाई का। मेरे भाई का मतलब मेरी मम्मी ये सोचती थी कि मैं MBBS करूं, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मैं MBBS कर पाऊंगी। लेकिन मुझे स्पोर्ट्स में ही ज़्यादा ध्यान था, बस उसकी तरफ ही ज़्यादा ध्यान। तो उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स ही कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, मुख्यतः कोटा आप पढ़ने गई थी, तैयारी करने, जो आमतौर पर जो भीड़ भाग रही है कोटा सब तैयारी करने, तो वहाँ आपको लगा कि पढ़ाई अपने बस का गेम नहीं है, अपने को गेम खेलना चाहिए, गेम अपने बस का है? जी ऐसा ही है? जी। तो अभी घर में कौन कौन है, कौन कौन इसी सेम खेल में है और कोई और दूसरा खेल खेलता है या फिर? नहीं, अभी हमारे फैमिली से नहीं है, लेकिन मेरे जो दादाजी थे वो अच्छे पहलवान रह चुके हैं और मेरे जो कज़न वगैरह हैं वो भी पहलवानी हैं, पर वो बजाय मैट के मिट्टी में करते हैं ज़्यादातर। तो मेरे जो बाबा से भी बाबा सभी पहलवानी थे। अच्छा, खानदान पहलवानों का ही रहा है? पहलवानों के लिए। बहुत बढ़िया। तो अभी तक आपने कहाँ कहाँ कुश्ती लड़ी है, क्या अचीवमेंट्स हैं, उनके बारे में कुछ बताइए हमें। जी मैंने नेशनल में भी नेशनल मेडलिस्ट हूँ मैं। नेशनल में गोल्ड? SGFI में गोल्ड है मेरा। और अभी मैं जो कर्नाटक में हुई थी उसमें बिछड़ गई थी, 4th पोजीशन पे आई थी। और मैंने नीमच में उसका भारत केसरी का अवार्ड जीता था। हिंद केसरी का, मालवा में मेवाड़ केसरी जो होती है वो फरवरी के महीने में होती है, वो मैंने जीती थी। और मैंने यहाँ राजस्थान केसरी और भारत केसरी में उपविजेता रह चुकी हूँ और यहाँ जिला केसरी भी रह चुकी हूँ। और मैंने और तो काफ़ी हैं। अच्छा, अब आगे की क्या प्लानिंग है, कहाँ तक जाना है हमें? जी मुझे ओलंपिक से मेडल लेने की है, मुझे ओलंपिक तक जाना है, ये मेरा निश्चय है। अच्छा, खास तौर पे ऐसा कहा जाता है कि खिलाड़ियों को भारत में बड़े वो सुविधा नहीं मिलती है और ओलंपिक की तैयारी में तो कुश्ती के लिए तो 5-7 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। तो उस सब के बारे में तो आपको क्या लगता है कि खिलाड़ियों को किस तरह की सुविधा मिलती है? उस सुविधा के सहारे क्या ओलंपिक तक पहुँच पाना संभव होगा? नहीं, जितनी यहाँ सुविधा दी जा रही हैं उससे तो नहीं लगता कि ओलंपिक पहुँच पाएंगे। लेकिन जो हमारा टारगेट है
उससे हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि बहुत पहलवान पहुंचे हैं, जैसे रवि दहिया हो गया और हमारा दीपक पुनिया हो गया, वो भी पहुंचे हैं। उनके मतलब एक तो भारत में ये चीज़ भी है कि जो आगे निकलता है बच्चा, मतलब उसको ही ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। जैसे मतलब पीछे बछड़े हुए हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जाता है, लेकिन हमारी जो राजस्थान सरकार है वो सपोर्ट कर रही है। जैसे जो गोल्ड मेडल मिलता है राजस्थान में, उसको 1 लाख रुपए का इनाम दी जा रही है। वो सबसे अच्छी है गहलोत सरकार की कि वो दी जा रही है उनको। आपको मिला गोल्ड मेडल, आपने जीता? अभी तक तो हाँ, एक बार ही मिले हैं, अभी तक और तो नहीं मिले, पहले हैं जो। अच्छा, अभी जो आप तैयारी अभी कहाँ कर रही हैं, कोटा में या भरतपुर में? अभी कोटा ही हूँ। अच्छा, कोटा में फिर ये घर की तरफ से ही कंप्लीट फाइनेंस होता है जो आप तैयारी कर रही हैं? जो पैसे से संबंधित मदद है तैयारी के लिए, जो पैसा खर्च होता है तैयारी में, वो सारा घर की तरफ से ही मिल रहा है आपको? जी जी बिल्कुल, घर की तरफ से ही है। दिशा, ये गेम अपनी जगह पे सही है, पर जो रेगुलर पढ़ाई है वो भी करना अपनी जगह पे कहीं ना कहीं आवश्यक है। तो पढ़ाई को आप पहलवानी या फिर कुश्ती की तैयारी के चलते कितना समय दे पाती हो? जी कम से कम 1-2 घंटे कभी कभी दे पाती हूँ और कभी नहीं दे पाती। जैसे एग्ज़ाम के टाइम होता है तभी दे पाती हूँ, उसके नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि हमारी जी 5 से 11 बजे तक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 3 से 8 होती है, तो उसमें टाइम नहीं हो पाता है। या फिर एग्ज़ाम होते हैं उस टाइम पर ही पढ़ाई को ही ज़्यादा वो दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई में भी खराब है, सही पढ़ाई में भी ठीक होते हैं स्पोर्ट्समैन। पढ़ाई भी साथ ही होनी ज़रूरी है, बिना पढ़ाई के भी बहुत वो है। हाँ, जब जीतने के बाद मोटे चेक मिलेंगे तो उनको पढ़ने के लिए पढ़ाई की जानकारी तो होनी चाहिए ना। हाँ, पढ़ाई जरूरी है। हाँ, तो दूसरा ये, घर में आपको किस तरह का समर्थन मिलता है? कौन सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, कौन मोटिवेट करता है कि नहीं तुझे दीक्षा बेटा यही काम करना है, ऐसे ही करना है? मेरे भैया सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने आपके अंदर सबसे पहला अलग जलाई कि नहीं बेटा तू पहलवानी कर। ये आपकी डाइट क्या रहती है, दिनचर्या क्या रहती है इतनी सब तैयारी के लिए, इतने गोल्ड मेडल लाने के लिए? अभी आपकी डाइट और तैयारी क्या चल रही है, क्या पूरे दिन की दिनचर्या रहती है? सबसे पहले सुबह हमें बादाम मिलते हैं। सुबह जगती कितने बजे हो, वहाँ से बताओ। सुबह हम ट्रेनिंग के हिसाब से होता है, जैसे ट्रेनिंग होगी हमारी 5 बजे तो हमें 4:30 बजे उठना पड़ेगा। 4 बजे की होगी तो 3:30 बजे उठना पड़ेगा। और उसके बाद उठ के ट्रेनिंग पे जाना होता है, वहाँ जो वर्कआउट वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर अपनी डाइट वगैरह पे। मतलब सुबह सीधे जगते ही वर्कआउट करते हैं, उससे पहले कुछ खाते नहीं वर्कआउट से पहले? नहीं। फिर वर्कआउट के बाद क्या डाइट रहती है, क्या खाते हैं? उसके बाद बादाम होंगे, चने होंगे, किशमिश होगी, मुनक्के, और अपने जैसे दाल वगैरह हो गई वो होगी, प्रोटीन से संबंधित आइटम। हाँ, प्रोटीन। अच्छा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कितने बजे? फिर उसके बाद शाम को 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगी प्रैक्टिस। दिन में रेस्ट रहता है? दिन में रेस्ट होता है बीच में, जैसे अपना खाना खाना है उसके बाद फिर प्रैक्टिस शुरू होती है। प्रैक्टिस शाम को प्रैक्टिस कितने घंटे चलती है, कितना उसका क्या प्रोसेस रहता है? 4 से 6 घंटे। 4 से 6 घंटे प्रैक्टिस जी होती है? बिल्कुल। अच्छा, ये कंप्लीट डिनर के बाद फिर पहलवान सोता कब है? बीच में टाइम मिलता है ना, दिन में। तो आपकी समझ में ये पूरी पहलवानी और तैयारी के दौरान रेस्ट कितना आवश्यक है पूरे घंटे में, कि इतने घंटे तो आपको सोना ही चाहिए? कम से कम रात में तो 8-10 घंटे तो कम से कम आराम से। 8-10 घंटे? हाँ, और दिन में तो कम से कम 2 या 3 घंटे तो ज़रूर सोना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ दीक्षा फौजदार, डीग तहसील की एक युवा पहलवान। इनके ढेर सारे अचीवमेंट्स आपको सुनाए मैंने इनकी ज़ुबानी, और भी मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करके सब तक पहुंचाइएगा, क्योंकि इस तरह की युवा प्रतिभाओं को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ही जाकर भारत का भी विश्वगुरु बन सकता है। और अगर हम बचपन का प्यार जैसे प्रतिभाओं को हम आगे बढ़ाएंगे और मुख्यमंत्री जैसे बड़े बड़े तबके वाले लोग उनके बगल में खड़े होकर उनकी पीठ थपथपाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो भी मुझे व्यक्ति देख रहा है उसका बेटा कभी भी विश्वगुरु भारत को बनाने में अपना पार्ट नहीं निभा सकता, कभी भी उसमें सहभागी नहीं हो सकता। वो ज़रूर नेगेटिविटी की तरफ आकर्षित होंगे कि इस तरह का गाना गाते हैं, इस तरह के आप डांस करते हैं, इस तरह के इशारे करते हैं तो आपको शाबाशी मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। वो कभी भी दीक्षा जैसी बच्चों की लाइन नहीं चुनेंगे जहां पसीना खून पसीना बहाया जाता है, कड़ी मेहनत होती है। तो इस तरह के बच्चों को भी प्रोत्साहित करें, वीडियो पर शेयर बटन दबाएं और अपनी राय ज़रूर दें। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।